चलिए, सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम मार्केट को एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में पढ़ रहे हैं। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने बहुत खूबसूरती से ये समझा था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स के समय में, यानी कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान, नए नए वर्ग उभर करके आए इकोनॉमिक फ्रंट पे मार्केट को कंट्रोल करने के रूप में, जिनमें से मारवाड़ी एक वर्ग था। ये मार्केट के रूप में, इकोनॉमी के रूप में उभर करके तो आए, लेकिन इनका अपने आप में एक सामाजिक परिवर्तन भी तो हुआ। कहाँ ये एक तरफ माइग्रेंट कम्युनिटी के रूप में ट्रेड किया करते थे छोटे स्तर का, और कहीं ब्रिटिशर्स के द्वारा नए शहर बसा जाने से जो इन्हें नई सुविधाएं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उनके दम पर ये एक प्रमुख वर्ग बना देश में, जो आज मेजॉरली इंडस्ट्रीज़, ट्रेड एंड कॉमर्स को कंट्रोल कर रहा है। और आज समाज से लेकर राजनीति तक हर जगह उनकी साख आपको नज़र आती है, और जगह जगह आप उन कॉरपोरेट्स का जिक्र सुनते हैं कई पार्टियों के द्वारा कि भाई सरकार पे तो केवल अदानी, अंबानी, इन्हीं का जोर चलता है और यही टाटा, बिरला, यही समूह मजबूत हैं। हम ये अक्सर सुनते हैं। तो हमने पढ़ा था कि मार्केट यानी कि अर्थव्यवस्था केवल और केवल इकोनॉमिक ही लॉज के दायरे में नहीं चलती, उसका सामाजिक प्रभाव वे होता है, और समाज के ही तहत उभर के आने वाली वो एक संस्था है। हमने इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी में एक क्लोजिंग की थी, और क्लोजिंग इस हेडिंग पे की थी, अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिज्म एज अ सोशल सिस्टम। हमने मार्केट को तो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में समझा ही, हम कैपिटलिज्म को भी एक सोशल सिस्टम के रूप में समझ रहे थे। और इसमें हमने आपको कार्ल मार्क्स के विचार के बारे में बताया। कार्ल मार्क्स क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि भाई कैपिटलिज्म क्या है एक तरह से। तो हमने ये दीपांशु, हमने ये पढ़ा था कि कैपिटलिज्म है कोमोडिटीज़ प्रोड्यूस करना, और किसकी मदद से? लेबर की मदद से। कोमोडिटीज़ अर्थात कोई भी वो चीज़ जो बाज़ार के लिए पैदा की जाती है। हमने इसको अपने घर के लिए बनाए जाने वाले भोजन और टिफ़िन के लिए बनाए जाने वाले भोजन से कंपेयर किया था। ठीक है, वो लेक्चर सुना था, क्या कहते हैं उसको, सुमेधा? आया कैसे नहीं था? ग्रुप में आया हुआ है, सब कुछ है, ग्रुप में सब आता है। ठीक है, पार्ट 3 मार्केट सुनना था, इसलिए ग्रुप में आपको ऐड किया है। चलिए, हाँ भाई, उसी का ही अंश है। तो हमने उसमें ये पढ़ा था, हमने भोजन को कैसे अलग अलग रूप में स्थापित किया था। वो कमोडिटी थी। हमने इस कमोडिटी के दौरान क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि भाई लेबर की हेल्प से कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, ये एक तरह का कैपिटलिज्म है। लेकिन उसमें हमने क्या देखा था कि कमोडिटी के फॉर्म में अगर जाएं तो यहाँ पर जो वर्कर है वो जो अपनी लेबर प्रोवाइड कर रहा है, देखो यहाँ ओ लिख दिया, यहाँ ए लिखने जा रहा था, हड़बड़ियाँ ऐसे ही खराब आता है मुझे कि लेबर का ये स्पेलिंग, ये लेबर होता है। ओके, वर्कर अपनी लेबर को ही एज ए कमोडिटी प्रोवाइड कर रहा है, और जब वर्कर अपनी लेबर एज ए कमोडिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उस लेबर के लिए उसे वेज मिल रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, इस वर्कर की लेबर से जो फर्दर गुड्स प्रोड्यूस हुई, आप उनको भी एक कमोडिटी मान लीजिए। इन गुड्स की कोई मार्केट में वैल्यू है, वो वैल्यू किसके पास जा रही है? दैट कैपिटलिस्ट, दैट ऑनर या एम्प्लॉयर। यानी कि ये वर्कर की जो लेबर है, उस लेबर के दम पर जो गुड्स प्रोड्यूस हुई, उस गुड्स से जो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू ऑनर अपने पास रख रहा है लेबर को सिर्फ और सिर्फ वेज पे करके। यानी कि लेबर को, वर्कर को उसकी लेबर के ही पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उस लेबर की वजह से जो गुड प्रोड्यूस हुई, उसकी जो वैल्यू बनती है, वो वैल्यू टोटली जा रही है एम्प्लॉयर के पास, और वेजेस कुछ भी नहीं होते, वो तो बहुत ही कम है। तो ऐसे में सारा का सारा सरप्लस मनी, सरप्लस प्रॉफिट किसके पास है? सरप्लस मनी या सरप्लस प्रॉफिट किसके पास है? एम्प्लॉयर के पास। तो आप ध्यान से देखिए, एक सिस्टम है। हम बड़े आराम से कह देते हैं कि भाई कार्ल मार्क्स फ्री इकॉनमी को हिंडर करने की बात करते हैं, वो स्टेट के इंटरवीन करने की बात करते हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं, वो प्रोडक्शन के अगेंस्ट हैं, वो डेवलपमेंट के अगेंस्ट है। किसने बोला ये? कार्ल मार्क्स ने कब कहा कि गुड्स प्रोड्यूस मत करो? कार्ल मार्क्स ने कब बोला कि कमोडिटीज़ प्रोड्यूस मत करो? कार्ल मार्क्स को तो इससे प्रॉब्लम ही नहीं है।
वो तो कहते हैं कि कैपिटलिज्म को ज़रा अलग तरीके से देखो। वो ये कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म एक वो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी जो वैल्यू है वो एक अलग थिंग है, दैट इज़ मार्केट, डिमांड सप्लाई। बट उस सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन और रिलेशंस कैसे हैं? वो कार्ल मार्क्स कहते हैं मेरा इंटरेस्ट एरिया है, मेरा कंसर्न ये प्रोडक्शन रिलेशंस है। और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन तुमने क्या की मेरे को मैटर नहीं, लेकिन प्रोडक्शन रिलेशन क्या है? वर्कर, ऑनर, एम्प्लॉयर। ऑनर और एम्प्लॉयर के पास गई फुल वैल्यू, और वर्कर ने जबकि पूरी लेबर दी थी अपनी, तो गुड बनी, वरना गुड्स बनती ही नहीं। और उसके दम पर फिर फाइनली आपने प्रोड्यूस कर दी एक वैल्यू, और वो रख ली ऑनर ने, एम्प्लॉयर ने। वेजेस कुछ भी नहीं है, एक तरह से बहुत ही कम है। तो वो ये कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण ये प्रोडक्शन नहीं, महत्वपूर्ण ये प्रोडक्शन रिलेशन है बिटवीन द वर्कर एंड द ऑनर। सो वर्कर एंड ऑनर के बीच के प्रोडक्शन रिलेशंस पे चर्चा करना, ये कैपिटलिज्म है। जब ये प्रोडक्शन रिलेशंस ऑनर को बेनिफिट करें और वर्कर को नुकसान में ले जाएं, ये पूंजीवाद है, ये कैपिटलिज्म है। क्योंकि इस तरह के प्रोडक्शन रिलेशंस के तहत जो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इस्टेब्लिश हो रखा है, इसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो ओनर के कंट्रोल में होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में फैक्ट्रीज, वो ओनर के कंट्रोल में होते हैं, और वर्कर के पास कुछ भी ऑफर करने को नहीं रहता है एक्सेप्ट इट्स लेबर। और ऐसे में उसी की द्वारा की गई प्रोडक्शन में जो हिस्सा उसे मिलता है वो कुछ भी नहीं एक्सेप्ट द वेजेस। तो ये रिलेशन किसने बनाया, ये बड़ा सवाल है। ये रिलेशन क्या लेजिटिमेट और जेन्युइन रिलेशन है? क्या इस तरह से कार्य चलना चाहिए? तो वो ये कहते हैं कि दैट इज़ द बेसिस ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। यही एक्सप्लॉयटेशन है। ऑनर इसी प्रोडक्शन रिलेशन के आधार पर वर्कर को एक्सप्लॉइट करता है। और आप कहेंगे कैसे? मारता कूटता है, गालियां देता है। एक्सप्लॉयटेशन अर्थात उसी फैक्ट्री में सब प्रोड्यूस हुआ, उस प्रोड्यूस की वैल्यू सारी की सारी ऑनर के पास गई, लेकिन वो प्रोडक्शन जिस लेबर की वजह से हुई, उस लेबर को सिर्फ और सिर्फ वेज मिला। तो ये एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है। इस वजह से इनकी सिचुएशन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कभी भी इम्प्रूव नहीं होती, और ये डे बाय डे नए से नए रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करते चले जाते हैं। और इसी की वजह से इनकी सोशल पोजीशन भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि दे आर द ऑर्गेनाइजर ऑफ द वर्क, दे आर द ऑर्गेनाइजर ऑफ द प्रोडक्शन, they are the controller of the work, they are the organizer of rules and regulations, they are distributing the work, they are the pay master। so सब लोग फिर रोजगार के लिए इन्हीं की ओर देखते हैं। अर्थव्यवस्था इन्हीं की ओर सीमित हो जाती है, ओनर्स के तरफ ही। अर्थव्यवस्था को डायरेक्शन भी यही देने लग जाते हैं कि किस दिशा में इकोनॉमी चलनी चाहिए, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। सारे के सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन इन्हीं की तरफ जाते हैं, ये करते हैं, और ये रेकलेसली करने लग जाते हैं। संपत्तियों पर अधिकार इन्हीं का होता है, और डे बाय डे अपॉर्चुनिटीज़ घटती जाती हैं वर्कर के लिए। इससे बहुत ही एनर्मस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है इन द फेवर ऑफ ऑनर, एंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज़ नॉट गुड। दैट्स वाई दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट इज़ नॉट गुड, इट इज़ द सोर्स ऑफ इनइक्वल सोसाइटी। तो अनइक्वल सोसाइटी इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, क्योंकि इनइक्वल राइट्स हैं सबके प्रोडक्शन के ऊपर, और उस इनइक्वल राइट में
सुप्रीम पोजीशन ओनर की है, एम्प्लॉयर की है, क्योंकि वही प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसके कंट्रोल में, दैट इज़ फैक्ट्री। लेकिन जिनकी लेबर से वो सब प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास लाखों है, मैं कहता हूँ, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, इट इज सिंपली द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द प्रोडक्शन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द प्रोडक्ट। नो मैटर यू आर कंट्रोलिंग enormous means of production, if that means of productions are not capable to produce anything or there is no production, will you be able to reap any benefit? So किसकी सपोर्ट से आप वो प्रोडक्शन कर रहे हो? लेबर। why you are not paying that amount to the labor? you know कि many labor laws are there। इवन जो टोटल प्रॉफिट्स आता है कंपनीज को, उसका 20% उन्हें एज अ बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। प्रॉफिट्स ही नहीं दिखाए जाते तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है फिर? कुछ नहीं। एम्प्लॉय नया कर दिया जाता है हर 5 साल के बाद, ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। लगातार अगर आपने 90 दिन काम कर दिया, एक दिन के लिए घर बैठाया जाता है 89th डे के बाद, ताकि आप कच्चों में ही कंटिन्यू होते रहें। 3 साल के बाद फिर से नया कर देते हैं, 5 साल के बाद फिर से नया कर देते हैं, ताकि पक्के दावे ना हो सकें। लेबर लॉ की बाउंडेशंस हैं, क्योंकि लेबर ऑफिसर, लेबर दफ्तर से ऑफिसर आएगा, रजिस्टर चेक करेगा, बाहर लिफाफा तैयार ही होता है सिक्योरिटी वाले के दफ्तर में, वहीं से रजिस्टर चेक होता है, लिफाफा जेब में जाता है, कहानी खत्म। और उसमें प्रवासी भारतीय तो दूसरे स्टेटों से आए, खाते में मजबूरी है मिनिमम वेज रेट देना, खाते में तनख्वाह 9600 डाली, 3000 उनसे कैश वापस ले लिया, 600 ही उनकी जेब में गया। जो वो ना करे तो निकाल दें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ही इतनी है, लोगों को रोज़गार चाहिए। तो वेज लेबर ब्यूरो को दिखाने के लिए 9600 मिनिमम वेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी। एक्चुअल में इन हैंड कितना जा रहा है उस कर्मचारी के? 600, 3000 तो ले लिया। ओवर टाइम के रूल डिफरेंट, दुगना देना होता है ओवर टाइम के दौरान, डबल वेजेस पे करने होते हैं। कोशिश है कि लगवाया ही ना जाए, ऐसे ही काम निकलवा लिया जाए ताकि डबल ना देना पड़े। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पर सारी समस्या आ जाती है। कच्चे में रखते रहेंगे तो छुट्टी वाले दिन की आपको उनको तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी। 4 तनख्वाहें उनकी मर जाती हैं अगर महीने में 4 छुट्टियाँ करें, वो मजबूरी में फिर काम ही करने जाते हैं। तो कौन कहता है आज की डेट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही? चलो मेरे साथ आ जाओ फोकल पॉइंट, तो मैं कल्ली कल्ली फैक्ट्री में ले चलता हूँ। कल्ला कल्ला बचपन हमारा वहीं बीता है, क्या चल रहा है सबको पता है। तो दैट इज़ द रियलिटी। ऐसे ही नहीं, देखो एक ही फैक्ट्री थी, दोनों बराबर उसमें काम कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी फैक्ट्री में एक परिवार है, एक से एक लेविश लाइफस्टाइल, लेक्सस उनके पास है, क्या क्या नहीं है, मतलब कैडिलैक तक भी चला रहे हैं, फॉरेन में खरीद के रखी हुई हैं। यहाँ पे क्योंकि मुश्किल आ जाती है तो वहाँ लेके रखी हुई हैं। वर्कर को 15 साल हो गए, साइकिल से ऊपर नहीं जा पाया अभी भी, विचार करना होगा। तो ये एक पेरिनियल सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कार्ल मार्क्स को कभी भी प्रोडक्शन से प्रॉब्लम नहीं थी। कार्ल मार्क्स कभी भी डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं थे। कार्ल मार्क्स मानते थे कि जब प्रोडक्शन हो रही है तो मेरे भेजे से बाहर है ये बात कि उसका फ़ायदा इस वर्ग को कभी मिलता ही नहीं। ऐसी कैसी प्रोडक्शन होती है जिसके बेनिफिट सिर्फ एक ही वर्ग के पास जा रहे हैं, और वो हैरानी की बात है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन के इस नेटवर्क में कंसेप्चुअल लेवल पे आपको सिर्फ 4-5 लोग चाहिए होते हैं, प्लानिंग, मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड मार्केटिंग। यहाँ ये कंसेप्चुअल लेवल होता है इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में। यहाँ पे आपको सिर्फ 4-5-6 लोग चाहिए। प्रोडक्शन में यू नीड 200, 300, 500,000 पीपल। तो ये कैसे है कि जो प्रोडक्शन हुई उसकी जो वैल्यू आई उसका 95% गया 5 मेंबर के पास, 5% गया 500 मेंबर के पास। दैट प्रोडक्शन रिलेशन इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर द कार्ल मार्क्स। वो कार्ल मार्क्स इस चीज के विषय में बात कर रहे हैं भाई, कह रहे हैं दिस इज नॉट गुड, वी हैव टू चेंज द सिस्टम। आई बात समझ में? तो वो इस तरह से वो कह रहे हैं कि लुक, कैपिटलिज्म का सोशल सिस्टम कैसे नहीं है। सरेआम तो नजर आया आपको सोशल सिस्टम अभी, जब रिसोर्सेज पे कोई कंट्रोल ही नहीं है उन लोगों का, वर्कर का। आप उन्हें ऐसी परिस्थिति में डाल देंगे कि जिंदगी भर कभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनके कंट्रोल में आ ही नहीं पाएंगे, जैसे कि फैक्ट्री और एनीथिंग एल्स। तो फिर जब कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनके पास आ ही नहीं रहे तो जिंदगी भर उनके पास ऑफर करने के लिए क्या होगी? अपनी लेबर। और लेबर के बदले में हम उन्हें क्या देते हैं? सिंपली वेजेस।
तो ऐसे में तो ऑलवेज एक इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है सोसाइटी में। ऐसे में उनके पास कभी भी कोई वेल्थ ही नहीं है। वेल्थ नहीं है तो बेटर एजुकेशन नहीं है, बेटर एजुकेशन नहीं है तो बेटर अवेकनिंग अवेयरनेस नहीं है, बेटर अवेयरनेस और अवेकनिंग नहीं है तो फिर बेटर क्वेश्चनिंग नहीं है, बेटर क्वेश्चनिंग नहीं है तो बेटर पॉलिटिशियंस नहीं है, बेटर पॉलिटिशियंस हैं अगर गलती से तो उनकी बेटर वर्किंग इंश्योर नहीं करा सकते आप। और जब बेटर पॉलिटिक्स ही नहीं है तो बेटर रूल रेगुलेशन और लॉज क्या होंगे, और जब बेटर लॉज रूल रेगुलेशन ही नहीं होंगे तो फिर कभी इगैलिटेरियन सोसाइटी कहाँ से ही बनेगी। तो ये लोग फिर कभी उभर करके कैसे आ पाएंगे, क्योंकि इस मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपको चाहिए एनर्मस वेल्थ एंड पावर, और वो एनर्मस वेल्थ एंड पावर से हमेशा ही बड़े सेक्शन को बाहर रखना जरूरी हो जाएगा। ऐसे में ये सेक्शन ऑलवेज डिप्राइव्ड रहेंगे सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। तो आप देख लीजिए कहाँ बसते हैं वो लोग, कहाँ रहते हैं, घर कहाँ है। कैन यू इमेजिन 4 लोग 5 लोग एक कमरे में बस सकते हैं? जिन फैक्ट्रियों में सांस लेना मुश्किल है, दूभर है, उन्हीं इलाकों में उनके कमरे बना दिए जाते हैं। क्या वहाँ पर रहने योग्य माहौल है? चिमनियों की हाइट वो है जो होनी चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसीजर वो हैं जो होने चाहिए। कौन खर्चा कर रहा है क्लीनलीनेस पे? यहाँ जलंधर फोकल पॉइंट से एक नहर गुजरती है, आ जाना कभी दिखाना, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। बहुत बड़े बड़े नाम है नहर के किनारे, फ्लीडर हैं, गीडर हैं, हो सकता है कोई लीडर भी हूँ। हाल देख लेना आप जा करके नहर के, आपको पता चल जाएगा। सीधी निकासी, केमिकल एफ्लुएंट्स आर डायरेक्टली पुटिंग इनटू द नहर। तो व्हेन वी आर क्रिएटिंग हजार्ड फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो, एक्चुअली हम प्रॉफिट मेकिंग में इतने बढ़ गए हैं कि हम वो फिल्टर्स, हम वो स्क्रैपर्स, हम वो प्रोडक्ट्स और हम वो कंपोनेंट्स ही नहीं इंस्टॉल करना चाह रहे हैं जिनके दम पर एक बेटर सोसाइटी इस्टेब्लिश हो सके। कारण हम कहेंगे कि हमारे प्रॉफिट्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। सवाल यहाँ पर आता है कि कितने प्रॉफिट्स और कितना स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड, दैट इज़ अ क्वेश्चन। आप ऑलवेज कहेंगे कि उद्योगपति कहता है कि हम नुकसान में जा रहे हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। उद्योगपति का उद्योग कभी नहीं चल पाता है जब उसके मुनाफे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। वो उद्योग को या तो स्क्रैप कर देता है या डाइवर्ट कर देता है किसी और। जब वो नुकसान में जा रहा है, ये है कि वो 100 रुपये कमा रहा था, वो 70 रुपये में है, द 30 रुपीज़ कॉम्प्रोमाइज्ड है। प्रॉफिट्स में से एक प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है। बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि वो इतने में भी तंग हो गए, कारण उन्होंने अपनी जीवन शैली को 90 रुपये पे पहुँचा रखा है। और ऐसे में प्रॉफिट जब 100 से 70 पे आता है तो वो 20 रुपये कम चल रहे हैं, जो उसकी वजह से किस्तें चढ़ रही हैं, कर्जे चढ़ रहे हैं, नुकसान चढ़ रहा है। क्योंकि गाड़ी घोड़े लाम लश्कर रहन बसेरे फार्म फुरम ये वो तंग करते हैं। और ये सपने, ये अधिकार इनको तभी अपने अंदर ये महसूस हुआ क्योंकि एनर्मस स्कोप था इनके पास वेल्थ एक्युमुलेट करने का। अगर टाइम रहते ही वो किसी ने ना करने दिया होता तो फिर इतना भी बहुत होता कि रहने को एक खूबसूरत घर है, खाने पीने को अच्छा साफ़ सुथरा खाना, लेने को आबो हवा, चलने फिरने को एक गाड़ी, तो फिर वो 100 से 70 रुपये पे भी आते तो भी चिड़गलियाँ मार रहे होते, क्योंकि जीवन भर के लिए तो 20 रुपये का मुनाफा भी बतेरा था। लेकिन क्योंकि एक लंबा सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म चला है जिसकी वजह से एंडलेस एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुई है, जिससे कमती पे अब चल नहीं सकता, क्योंकि सोशल स्टेटस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैक्स वेबर ये कहते हैं कि लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इसी से डिसाइड होता है कि उनका सामाजिक रुतबा क्या है। और सोशल स्टेटस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको नीचे आने नहीं देता। जैसे उद्योग जगत और उद्योग धंधे जब अच्छे थे तब आप जो भी अच्छी कोई गाड़ी होगी यार, उसका नाम आप ले लेना, मैं तो जानता हूँ, जैसे कि लैंड क्रूज़र अच्छी गाड़ी होती है, तब आप उस पर घुमा करते थे। और अब मैं किसी गाड़ी के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी फेवरेट है ये गाड़ी, लेकिन अब आप परेशानी में हैं क्योंकि आपको MG हेक्टर पे आना पड़ रहा है। कारण सोशल स्टेटस, जबकि गाड़ी वो भी बहुत अच्छी है। या फिर मान लीजिए स्कॉर्पियो पे आना पड़ रहा है, गाड़ी वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन 1.25 करोड़ से 22-25 लाख की गाड़ी पे आना, गाड़ी है, 4 पहिया है, सब है, सोशल स्टेटस। ये है कि बर्बाद हो गए, रुड़ गए, तबाह हो गए, धंधे खा गई सरकार। लेकिन जब ध्यान से पूछेंगे भाई क्या हुआ, क्रूज़र से स्कॉर्पियो पे आ गए हैं, और ठीक है, ओके, गलत है, सरकार गलत है, देश खराब है। अच्छा हाँ भाई क्या हुआ, सर साइकिल पे थे, साइकिल पे ही हैं, देश कैसा है, सरकार कैसा है, ठीक है, माई बाप, भोजन मिल रहा है, काम मिल रहा है, बस ठीक है। विचार करना होगा, लेकिन यहाँ गलत
तंत्र भी है, क्योंकि वो जो 1.25 करोड़ से 25 लाख पर आ गए, वो बीच का कहीं करप्शन में ऑफिसर तो नहीं खा गए, वो भी तो नहीं ना मिला फिर कर्मचारी को। दूसरी बात, जब वो 25 लाख से 1.25 करोड़ तक गए थे, तब उनको समर्थन करने कौन आया था फिर? तब कौन सी नीतियों ने उनकी सहायता की थी? अपनी मेहनत के दम पर वो वहां तक पहुंचे भी तो सही। तो वो कहते हैं हमने दिन रात विकट परिस्थितियों को परिवर्तित किया, अपने हक, अपनी मेहनत, अपने दिन रात गवा करके हम आज यहाँ तक पहुंचे, हमारा अधिकार बनता है। जैसा बड़े बड़े राजघराने कहते थे आज़ादी के बाद कि ये राजमहल, ये राजघराने हमने अपने वंशजों को इस यज्ञ कुंड में आहुति के रूप में देख करके अर्जित किए हैं, सरकार इसे कैसे ले लेगी? सरकार कहती कि ऐसे ले लेंगे, ऐसे कहते टाइटल तो रहने दो, कहते हाँ ले लो। 1971 में इंदिरा गांधी कहती वो भी ले लेंगे, कहते ऐसे कैसे? कहते ऐसे, ऐसे कानून से ले लेंगे। कहते मतलब सब ले लिया? कहते हाँ सब ले लेंगे, तुम्हारे अधिकार छोड़ के, तुम देश के नागरिक हो, अधिकार हैं तुम्हारे, चलते रहो अधिकार के रूप, बाकी सब तुमसे ले लेंगे। लेकिन उद्योगपति कहते हैं भाई हमने मेहनत से काम किया, काम बनाया, कहते किया, फिर जांच, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आईटी फिर जांच करती हैं, फिर देखती हैं कि खातों में इरेगुलरिटीज थी, और जब फिर वो खातों में इरेगुलरिटीज दिखती तो फिर वो जांच के अदारे कहते हैं कि भाई आपने तो इतना चोरी किया है भाई टैक्स, हैं इतना वाले हो पैसा घुमाया। कहते फिर क्या करना है? फिर भी आप कहते होंगे कि चीज़ सुधर जाए और आम जनता के फेवर में काम हो जाए, फिर भी कहते हैं हाँ ठीक है करना क्या है, कुछ बात नहीं, अच्छी पकड़ है आपकी समाज में, वोट ट्रांसफ़र करवाइए, ज़रा मामला सेटल कराइए, कोई बात नहीं, कर देंगे सेट, समय आने के साथ साथ कर देंगे। 300 करोड़ मिले या 400 करोड़ मिले, कोई चक्कर नहीं, मामला सेट। वहाँ पर भी फिर खराबी है। इसे कहते हैं हरासमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। इस तरह से हरासमेंट होती है, परमिशंस देने में डिले, इंस्पेक्टरों को भेज करके। अगर इंस्पेक्टर नियत से भेजा जाए सही मायने में नियम पालन कराने के लिए, फिर अगर किसी को हरासमेंट हो रही है तो होनी भी चाहिए। हरासमेंट मुझे बड़ी होती है जब इनकम टैक्स एडवांस में फाइल करना पड़ता है 15 तारीख को, आज फाइल करके आया हूँ, बड़ी टेंशन होती है, कहते हैं ये क्या, मेरी मेहनत की कमाई मुझे को किसी को देना पड़ता है। लेकिन अगर तो वो नियम से काम करवाने आया है अफसर, फिर तो हमें हरासमेंट हो रही है तो कोई बात नहीं, देश के लिए इसे योगदान कहते हैं, ये हरासमेंट नहीं। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि हर तरह से हमसे करप्शन के नाम पर भी पैसा वसूल लिया जाता है, हर परमिशन से पहले हमें नोचा जाता है, और हर तरह से सुख सुविधाएं हमारे लिए सरकारें प्रदान करती है, वो हम तक पहुंची नहीं जाती, और मेहनत से कमाए पैसों से भी डंडी काट के ले जाते हैं, फिर हरासमेंट है। दैट इज तो बहुत कम्प्लेक्स है ये मैटर, लेकिन कार्ल मार्क्स की बात सत्य है भाई। ऐसा प्रोडक्शन रिलेशन यदि है, ये तो पूंजीवाद की पराकाष्ठा है। इसमें ये एक वर्ग समाज का एक ऐसा अंग बन जाएगा जिसके पास कभी कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, विकास के स्वप्न तक देखने उनके लिए एक अपमान का आधार बन जाएगा, क्योंकि ऐसे स्वप्न आते ही नहीं। यह समस्या का कारण है। ओके, ये क्या है? समस्या का कारण। इस कैपिटलिज्म को दो तरह से देखा गया है। कैपिटलिज्म के दो मुख्य अंग नहीं कह सकते हैं कि दो मुख्य लक्षण उभर के आते हैं। एक लक्षण कोमोडिफिकेशन या कोमोडिटाइजेशन, और दूसरा लक्षण कंजम्पशन। इनके माध्यम से हम समझते हैं, कार्ल मार्क्स और अच्छे समझ आएंगे। कोमोडिफिकेशन एंड, ये दोनों शब्द बहुत बड़े बड़े लगते हैं, इनको छोटा सा करके समझ लेना। कोमोडिटाइजेशन, इट इज कोमोडिफिकेशन। लगा वेस्टर्न गाना गा रहा हूँ। फॉरेन में ऐसा हुआ था 1980-90 में, एक गाना पकड़ के सॉन्ग बना देते थे, फ्रस्ट्रेशन, कमोडिटाइजेशन, और लोग गाते भी थे उन गानों को। अभी बनाया हमने, देखा आपने, बस ऐसा ही था। एक कल्चर था, कूल कल्चर, बेसिकली इट्स कूल। उस समय में एक बहुत म्यूजिक बना है, पॉप और जैज, पॉप, रॉक, बहुत जितना आक्रोश था निकाला यूथ ने सड़कों पे आके। और उसी समय में वो गिटार ऐसे ऐसे करके जो बजाए, जैंग जैंग जैंग, तो ये जैसा बज रहा है बजाओ, डैन डैन डैन, चलने दो। रुचिका, ये सत्य है बेटा, ऐसे आंखें चपकने से कुछ नहीं होगा। हर सभ्यता, हर संस्कृति को हमें पढ़ना समझना होगा। कई बातें हमारे अस्तित्व की स्वीकृति में असहजता पैदा करती हैं, हम अपने अस्तित्व के तहत उनको नहीं स्वीकार कर पा रहे होते, लेकिन सत्य तो सत्य है। सत्य कभी किसी सहजता असहजता के अधीन रहा है? बताओ, आप कितने ही असहज हो जाएं, सच बदल जाएगा? या आप कहेंगे हम बड़ी सहजता से खड़े हैं, सत्य फिर भी उतनी ही सहजता से आएगा। ओके, सत्य जो है वही बस सुंदर है, वो कुरूप नहीं हो सकता कभी भी कि आपको पसंद नहीं आया।
commoditization, commodification, and second one is the consumption. एक सत्य ये भी कि राइटिंग ठीक नहीं है, इसे हम लेक्चर की गुणवत्ता से जितना मर्जी बदलना चाहें, सत्य सत्य ही है, जो है सो है। ओके, कमोडिटाइजेशन के विषय में क्या कहा जाता है? देखो मनसीरत, इसके बारे में यह है कि जो चीज़ पहले कमोडिटी नहीं थी अब वो कमोडिटी हो गई है, दैट इज कमोडिटाइजेशन। कमोडिटाइजेशन मतलब कि कोई चीज़ पहले बाजार के आधार पर खरीदी बेची नहीं जाती थी, वो मार्केट पर्पज से प्रोड्यूस नहीं होती थी, लेकिन अब होने लगी है। सुनने में ऐसा लग सकता है पता नहीं क्या, चलिए बात करता हूँ। आप जब सन 1995 सन 2000 के आसपास, आपका जन्म तो नहीं हुआ होगा तब, किसी से पूछिएगा, अपने पिताजी से बात करिएगा कि भाई मिनरल वाटर मिला करता है दुकानों में, फिर हो सकता है वो कहें कि हाँ, तो फिर अपने दादाजी से बात करिएगा या दादी से, वो कहेंगे कभी गलती से विचार भी नहीं आया था कि पानी बिकेगा। पानी पुण्य था, जल की सेवा पुण्य की सेवा थी, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। जहाँ जलंधर अगर आप जाएं तो यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं जलंधर में, इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे एक कंपनी है क्रिकेट बैट बनाती है, बीट ऑल स्पोर्ट्स नाम से, बास के मिस्टर कोहली मेरे ख्याल से उसके मालिक हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। उनके बाहर एक पानी की टैंकी लगी हुई है, एक बंदा भी है जो पानी की सेवा करता है, पक्की लगी हुई है। जल की सेवा एक महत्वपूर्ण सेवा थी, ये मैंने उनका उदाहरण दिया है। गुरुद्वारे मंदिरों में आप चले जाएं, हर चला धार्मिक स्थलों पर जाएं, जल की सेवा ऐसा लिखा होता है, जल सेवा। आज भी दरबार साहिब जाएं, चाहो कोनों पे जो सेवा अटूट चल रही है वो जल सेवा है। जल की सेवा महत्वपूर्ण सेवा, ये वो भारतीय समाज इसमें जल की सेवा इतनी महत्वपूर्ण थी। आज अगर कहीं आप 3 स्टार होटल में चले जाएं तो आपको नीले ढक्कन वाली मिनरल वाटर तक नहीं देता, वो पीले रंग की वेदिका की बोतल देता है जो 70 रुपए की है। स्टेटस, और आपकी हलक से ची नहीं निकलती है कहने की कि पीली क्यों, कहेंगे बेइज्जती का चपेड़ा इतनी जोर से आता है, मैडम either I can offer this or you can have tap water you know you want, पिल्लू पड़े हैं उसमें। टैप वाटर सुनते ही हम डर जाते, जैसे वो टैप वाटर डरा रहा होता है, फिर कहते नहीं नो टैप वाटर नहीं। थोड़ा सोफिस्टिकेट हो गए, मैडम आरो वाटर, टेबल, क्योंकि अगल बगल वाले बैठ देखने लग जाते हैं कि इन्होंने पानी की बोतल उठवाई। अस्तित्व और अस्मिता का प्रश्न बन जाता है कि कैसे इतना पानी बचा भी हुआ बोतल में, गाड़ी में ले जाना भी शर्म का कारण बन जाता है कि अब बोतल लेके जाएं। कई कूल क्वेश्चन की वजह से उठा लेते, कहते हड्डी जाते जाते बोलते जाएंगे अपने गिल्ट को साफ करने के, पैसा खर्चा है लेके नहीं जाए, पैसे खर्चे पैसे, सबको सुना रहे हैं, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि बेइज्जती तो नहीं हो रही। देख रहे हो समाज और कैपिटलिज्म का सामंजस्य। आपकी हिम्मत तक नहीं हुई वहां पर, जबकि घर में हो सकता है आप सीधी टूटी को मुंह लगा के पानी पीने वाले हों, लेकिन हिम्मत तक नहीं हुई वहां पर ये कहने की कि सिंपल आरओ ला दो, ये ले जाओ सिंपल आरओ। और उसने भी लज्जित करने के उद्देश्य से ही पहले ही वो रखी, चाहता तो पहले जग भी रख सकता था और आपको तब पूछ सकता था कि मैडम आपको दूसरा पानी तो नहीं चाहिए, तो आप कहते कि नहीं मिनरल ले आओ, ये तो जायज बना। ये क्या पहले ही मिनरल, क्वेश्चन बनता है कि नहीं, क्योंकि वो खेल गया है आपकी सामाजिक सोच पर, वो समझ चुका है अब कि ये अब एक सोशल स्टेटस का क्वेश्चन है, ये नहीं उठवाएंगे इस बोतल को। और फिर आप कहते हैं कैपिटलिज्म भारी नहीं है, ठेका हो रखा है उस कंपनी का उन होटलों वालों के साथ, सागर रत्ना से लेके हर किसी के साथ, कि भाई बोतल हमारी चढ़नी चाहिए टेबल पे, आम बाजार 70 तेरे को 52, ओके बाकी मामला सेट। और फिर बोतल इतनी खूबसूरत है, उसे गाड़ी में भी लेके घूमते रहते हैं, घर में भी कहते कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, पानी के बारे में कितनी सुंदर है। पानी था, प्यास बुझा दी, कहानी खत्म। और वो पानी पी के प्यास भी इतनी बुझाते हो, और बुझती भी इतनी है क्योंकि मूल्य खर्चा है। अच्छा लगता है तो 2-2 घूंट गिन के सारा मेंबर पी रहे होते हैं, गिन के कि बोतल भाई साहब से जितनी आवश्यकता, एक घूंट गिन, दूसरे गिन रहे होते हैं, अंदर गया है क्या दूसरा। शिक्षा, खाने समय ज्यादा पानी नहीं, और घर में हल्की सी बुरकी फंस रही, पानी दे नू गिलास, पानी के साथ पियो। सोच, फिर कहते हो कैपिटलिज्म और सोशल सिस्टम का कोई संबंध नहीं। बेटा भारी हो रखे तुम्हारे दिमाग में सब। तो पीने का पानी जगह जगह बिक रहा है, दिल्ली चले जाओ, एक
शुरू शुरू में तो मुझे लगा आइसक्रीम वाली गाड़ी है, जैसे जलंधर में आइसक्रीम वाली गाड़ियाँ, नींबू के गिलास ऐसे सजाए होते, पास चले जाओ। तब तो 1 रुपया था, आज पता नहीं 1 रुपया दो, ची ची दबा के पानी भरते थे कांच का गिलास, कहते चा। आदमी कहता भी दे दे, वही पी के कहता ठीक है पानी। चलो इसको छोड़ते हैं, खाली गुड्स ही नहीं, पहले परिवार के सदस्यों की अब भूमिका हुआ करती थी कि वो आपकी शादियों का प्रबंध करें। आज एक से एक वेबसाइट हैं जहां से ही आपको सही जीवन साथी मिल रहा है, ऐसा वो दावा करते हैं। वो कह रहे हैं आपकी जरूरतों का रखें ख्याल, जीवनसाथी.com, हम ही देंगे आपको जीवन साथी सही। और जीवन साथी परफेक्ट कितने होते हैं, जिनसे आपके विवाह रखे उन पर डाउट होने लग जाता है ये वेबसाइट देख के कि हमने गलती तो नहीं कर ली। कितने भव्य शादियां करा रहे हैं ये लोग, वाओ कितनी परफेक्ट वो हैं, कितना परफेक्ट ये है। ग्राउंड नेक, कोट का स्टाइल, चाप, दाढ़ी, बाल सेट, ना बाल बढ़ा ना घटा, बॉडी स्टाइल, वेट वूट। लेकिन सही जिंदा आदमी, अगर सही जिंदा आदमी ढूंढोगे, थोड़ा पेट या तो बाहर होगा या ज्यादा अंदर होगा, थोड़े बाल या तो ज्यादा होंगे या कम होंगे, थोड़ा मुंह या तो फूला होगा, कुछ तो नुक्स होंगे भाई, वो जिंदा आदमी है। जिंदा अर्थात वो धूप पड़ती है उन पे, वो काम काजी, मतलब मेहनत लगती, टेंशनों में टेंशन लेते हैं, लेकिन वहां तो मॉडल है। और फिर कहते कहते यार जीवन साथी पे ढूंढेंगे असली वाला, ये पहले हमें गलती से हो गया कुछ, ये काम अब वो करा रहे हैं, फीस लेकर के रिश्ते पक्के होते हैं। मैरिज ब्यूरो, एक से एक काम, जबकि ये काम पहले परिवार कराता था। पहले बेसिक एटिकेट्स, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स परिवार सिखाता था, जिसकी वजह से आप आज की उभरती हुई कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी में एक जगह पा जाते थे। क्योंकि इस मार्केट इकोनॉमी में एक बात याद रखना, गुण तुम में लाखों हो, गुण तो आधार हैं, हिमालय का आधार उसके भीतर का सब्सटेंस है, वो तो बड़ी चीज है, लेकिन हिमालय को अपना प्रस्तुतिकरण हिमालय रूप में करना भी तो होगा। यही तो आप चूक जाते हैं। गंगा गंगा है क्योंकि वह एक जल की धारा है, लेकिन गंगा का स्वयं का एक प्रस्तुतिकरण भी तो है। तो लोग कहते हैं अरे कितनी विशाल है गंगा, तभी हम कहते हैं ना कितनी विशाल है गंगा, कितनी विस्तृत है गंगा, कितनी शीतल निर्मल और पावन है गंगा। गंगा का स्वयं का एक प्रस्तुतिकरण है, हिमालय का प्रस्तुतिकरण है। ऐसे ही आपका भी एक प्रस्तुतिकरण होता है। जैसे खाना बना लेते हैं तो उसका भी एक प्रेजेंटेशन है। प्रस्तुतिकरण अर्थात दैट प्रेजेंटेशन, presentation is not the superficial or artificial thing, it is a genuine way that how you are leading yourself, that how you are expressing your right content, that how you are making other person aware about your rightful substance, that is the presentation. तो आज इसके personality development के, spoken English के, etiquette classes, communication classes are there, और especially middle class youth भर दिया उन्होंने इन संस्थाओं को। जाओ पीडीपी सेशन पहले बहुत चला था, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में लोग जाते थे, माता पिता को डराते, कहते और सुबह इनका पीडीपी सेशन कराएंगे, कहते वो क्या, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन, जिसमें क्या होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कहते वो कैसे कर देंगे, कहते वो ये जो बोल नहीं पा रहे ये यहाँ आके रोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो तो बताओ, बोलेंगे ना, इनको एक टॉपिक दे दिया है, ये उस पर बोलेंगे, ब्यूटी एंड ब्रेन। तो इन्होंने आगे बोला ब्यूटी इज, ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट नॉट ब्यूटी। ओके, तो अच्छी बात है बेटा, अगर ब्रेन इंपॉर्टेंट है, ब्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग लगाने वाली बात है, फिर तो सब कुछ सेट है। फिर घुमा करो आल्टो पे, लगाओ दिमाग, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। फिर ब्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं है तो सेम 4 पहिए के लिए, इंजन के लिए इतना इतना पैसा क्यों? देखिए ये डेवलपमेंट नहीं है। कारण क्या है? जब आप उसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर ब्यूटी एंड ब्रेन के ऐसे के रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन देने को कह रहे हैं, दैट प्रेजेंटेशन में किस तरह से आप एक्सप्रेशन देते हैं, किस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं, ये एक मैटर है। बट मुद्दे की बात यह है कि आप प्रेजेंट एक सब्सटेंस को करते हैं और वो सब्सटेंस रेलेवेंट होना चाहिए सोसाइटी के लिए। आपको एक सब्सटेंस की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए।
तब जाकर के आपकी पर्सनैलिटी उभरती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो वो बात अलग है कि आज इस तरह के इंस्टीट्यूशन और इस तरह के कोर्सेज हैं, बट उनसे कितना का बेनिफिट स्टूडेंट्स डिराइव कर पा रहे हैं वो सही नहीं। आप एक रिप्रेजेंटेटिव, एक एग्जीक्यूटिव या क्लरिकल जॉब पर्पस के लिए एक स्टीरियोटिपिकल मैनर में बोलचाल की शैली को तो विकसित कर जाते हैं, लेकिन एक डिसीजन मेकर के तौर पर, एक लीडरशिप की क्वालिटी के तौर पर, एक आइडियाज़, इनोवेशंस और डिस्कवरी के तौर पर आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उसके लिए आप सब्सटेंस ड्रिवन होने चाहिए। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज के वाया अगर कुछ आप में आ पाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ऊपरी स्तर का एक्सप्रेशन। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि सबका एक्सप्रेशन भी अपना नेचुरल होता है, वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। यदि आपके अंदर कंटेंट है तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए समय के साथ अगर आप कंटेंट की प्रैक्टिस करते रहें तो एक नेचुरल सा एक्सप्रेशन भी आता है, एंड दैट इज़ गुड। ऑल एक्टर्स, अगर सभी एक्टर्स सेम एक्टिंग करते, सेम स्कूल में एडमिट होके, तो आपको वर्सेटैलिटी नहीं मिल पाती। तो वर्सेटैलिटी इज़ रिक्वायर्ड, और वर्सेटैलिटी का बेस होता है आपके अंदर की डाइवर्स नॉलेज, आपके स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस। अगर आप इन पर ज़्यादा कार्य करें तो ज़्यादा व्यक्तित्व निखर करके आता है। लेकिन इस तरह के आज की डेट में कोर्सेज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं जो उन कोर्सेज़ में हैं, जबकि ये चीज़ें पहले परिवारों के अधीन हुआ करती थी, तो इन चीज़ों को पहले कमोडिटी के रूप में नहीं देखा जाता था, ये एक सिंपल परवरिश का हिस्सा हुआ करती थी। बट आज ये कोर्सेज चलते हैं और यही है कमोडिटिफिकेशन। तो समय के साथ साथ इस तरह से कमोडिटाइजेशन होता है चीज़ों का। सवाल आता है, 3 सवाल आते हैं। कौन सी चीज़ें थी जो पहले कमोडिटी नहीं थी, आज हो गई? कौन सी चीज़ें थी जो आज कमोडिटी नहीं है, पहले थी? और किन कारणों से कोई चीज़ कमोडिफाई हो जाती है? इन सवालों के अगर हम जवाब दें तो उदाहरण के तौर पर देखिए, एक समय हुआ करता था जब सिंपल जो मोबाइल है, जैसे आप सेल फ़ोन कहते थे या सेलुलर मोबाइल कहते थे, जो डिजिटल फॉर्मेट पे काम उस लेवल पे नहीं करता था, मल्टीमीडिया नहीं होता था उसमें, वो एक बहुत बड़ी कमोडिटी हुआ करती थी। लेकिन मुझे आप बताएं कि क्या आज वो कमोडिटी है? क्या आज उसकी कोई मार्केट है? आज वो बायर लूज़ कर चुका है, तो वो आज अपने मैन्युफैक्चरर भी लूज़ कर चुका है। तो ऐसी कोई भी कमोडिटी अब एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आज की डेट में अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो स्मार्टफोन। दूसरी तरफ आप मुझे बताएं, एक समय हुआ करता था बड़े पैमाने पर टेलीविज़न हुआ करते थे, आपके पास टेलीविज़न सेट्स हुआ करते थे। आज अपने घरों में आप कहाँ पर टेलीविज़न सेट्स देख पा रहे हैं, बताइए? आज आपके घरों में LCDs हैं, LEDs हैं। टेलीविज़न सेट्स का ज़माना चला गया। पहले ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे, फिर वो कलर्ड हुए, लेकिन आज वो कहीं भी नहीं पाए जाते। और मैं आपको बता दूं कि समय बीत जाने के साथ तेज़ी से टेलीविज़न भी अपना रोल गंवाते चले जा रहे हैं। आज मोबाइल में आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के वाया सीरीज़, वेब सीरीज़ देखने का, शोज़ देखने का, सीरियल्स देखने का, या किसी भी तरह से यूट्यूब पर सर्फिंग करने का एक चस्का लग चुका है, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ सभी अपनी अपनी जॉब्स और ऑक्यूपेशंस में इतना ऑक्यूपाई हो चुके हैं कि परिवार में इकट्ठे होकर के बैठने का शायद समय भी नहीं। इसलिए एक ही स्थान पर लगी हुई टीवी को सब एक ही साथ बैठ करके एक सीरियल के वाया एंजॉय करें, ये आज पॉसिबल नहीं। जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स का आज विकास हो रहा है, उसके वाया अगर देखें तो सबका अपना अपना पर्सनलाइज्ड सा स्टफ़ है, सब उसी कंटेंट को एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट आप 4 लोगों में भी बैठे हैं तो आप अपने हेडफोन्स के वाया उसको एंजॉय करना चाहते हैं, चाहे वो उस शो की वर्डिंग की वजह से हो, चाहे उसमें यूज़ हो रही अब्यूसिव लैंग्वेज की वजह से हो, या फिर किसी और तरह का कंटेंट हो। लेकिन जैसे जैसे पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस ग्रो करता चला जा रहा है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि टेलीविज़न भी रिडंडेंट होते जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ LEDs और LCDs। आज उनकी भी घर में मांग कम होती चली जा रही है, बहुत ही कम है जो उनको चलाया जाता है। चलाने का पर्पज़ भी ये रहता है कि आप उसे एज अ स्मार्ट TV यूज़ करना चाहते हैं, आप मोबाइल उस पर प्ले करना चाहते हैं, या फिर ऐसे YouTube कनेक्टिविटी या इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से चलने वाले कुछ एप्लीकेशंस। तो समय के साथ साथ टेलीविज़न की बात हुई, मोबाइल की बात हुई, ये अब कमोडिटी नहीं रह गई। एक समय हुआ करता था जब एक चीज़ बहुत हिट हुई थी जिसका नाम था पेजर, लेकिन समय बीत गया, पेजर की मांग खत्म हो गई क्योंकि मोबाइल आ चुका था, और आज की डेट में पेजर जैसी कोई कमोडिटी नहीं। लेकिन जब वो आया था वो एक बहुत ही कॉस्टली डिवाइस हुआ करता था, बट आज उसकी यूटिलिटी नहीं है। इस तरह से बहुत सी चीज़ों को आप इमेजिन करेंगे तो समय के साथ साथ वो कमोडिटी नहीं रह गई। एक समय था जब वो कमोडिटी हुआ करती थी। बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले आप